कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी क्या है? आपका आत्मविश्वास, आपका जुझारूपन और साथ ही आपकी ऊर्जा। इन्हीं के साथ आप लेकर चलिए अपनी जिंदगी को, तो आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत, खेल जगत, अखबारों की सुर्खियों की। तो आइए सीधे सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस के साथ। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से घबराया पाकिस्तान। लगातार 11वें दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। केंद्र ने 25 अप्रैल को हलफनामा दाखिल कर कानून को बताया था पूरी तरह संवैधानिक। कानपुर की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 5 लोगों की मौत। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। विदेशी सिनेमा पर ट्रंप की टैरिफ स्ट्राइक। यूएस से बाहर बनने वाली फिल्मों पर अब लगाया 100% टैक्स। और खेल की खबरों में, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज दूसरा दिन। प्रतियोगी तैराकी, निशानेबाजी और फुटबॉल में जोर आजमाइश करते हुए आएंगे नजर। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबराया हुआ है। अपनी खींच, बौखलाहट और हताशा मिटाने के लिए एलओसी पर वो लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पिछली रात भी उसने बिना उकसावे की फायरिंग की। पड़ोसी देश की सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मंढेर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तान के इस दुस्साहस का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और लगातार हमने देखा 11वें दिन भी पाकिस्तान की ये हताशा, ये बौखलाहट, उसका जो खिसियानापन है वो जारी है। पहलगाम में जो कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, जिस दहशतगर्दी को अंजाम दिया गया, उसके बाद लगातार भारत ने जो कूटनीतिक कार्रवाइयां की हैं, चाहे हम डिजिटल स्ट्राइक की बात करें, हम बात करें सिंधु जल संधि को स्थगित करने की बात, हम अगर बात करते कैसे जो तमाम सामान हैं वो आयात होते थे पाकिस्तान से, उस पर पूर्ण तरह से बैन लगाया गया है। और उसी से कहीं ना कहीं घबराया हुआ पाकिस्तान लगातार बिना उकसावे के एलओसी के पार संघर्ष विराम का उल्लंघन करता हुआ। तो अखनूर, कुपवाड़ा, बारामूला में लगातार पाकिस्तान की नापाक मंसूबे जो हैं उनको विफल करती हुई नजर आ रही है भारतीय सेना। मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसी एक्शन से घबरा भी रहा है पाकिस्तान। और पहलगाम आतंकी हमले के मामले में कुल्लाम जिले के टांगी मार्ग गांव के इम्तियाज अहमद मगरे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया था कि उसने आतंकियों के लिए भोजन और दूसरी व्यवस्थाएं की थी। सुरक्षा बलों के अनुसार पूछताछ के आधार पर उसे आतंकियों के एक ठिकाने पर ले जाया जा रहा था। उसने हिरासत से भागने की कोशिश की और विश्वा नदी में कूद गया। पानी में बहाव तेज था, उसी की वजह से वो बह गया। ये पूरा घटनाक्रम एक ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। युवक का शव बाद में अहरबल इलाके में नाले से निकाला गया है। और इन्हीं दोनों बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी। अश्विनी, लगातार जब से आप वहां पहुंचे हैं श्रीनगर, और हमने देखा कि पहलगाम में जिस तरह से उस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान का दुस्साहस लगातार भारतीय सेना विफल कर रही है, लेकिन उसकी हताशा, उसकी बौखलाहट, उसका जो खिसियानापन है, उसे इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर करता हुआ। निश्चित तौर से। और आज भी लगातार 10वें दिन पाकिस्तान ने नौशेरा, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, अखनूर, बारामूला, उड़ी, इन सब सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बगैर किसी उकसावे के अनावश्यक तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया, जिसका भारतीय सेना ने समानुपातिक जवाब दिया है। लगातार पाकिस्तान की एक खिसियाहट है, पाकिस्तान का ये डर है
पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी तरफ खींचने की टैक्टिक्स है। पाकिस्तान की लगातार भारत को उकसावे में डालकर प्रोवोक करने की अपनी रणनीति है और सेना उसका संयम से धैर्यपूर्वक तरीके से जवाब दे रही है। जो स्थितियां लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन जितने दिनों से लगातार किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले की बात करें तो पहलगाम आतंकवादी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद, रक्षा मंत्री ने कल खुद जिन शब्दों में कहा कि देश जैसा चाहता है वैसा ही जवाब दिया जाएगा। समय आने पर स्थितियां तय करने के बाद, टारगेट तय करने के बाद हमारी सेना उस लक्ष्य को भेदेगी, उस लक्ष्य को हासिल करेगी, पूरी दुनिया देखेगी। जो आपने बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से कुलगाम में इम्तियाज मरगे की बात है, यहाँ बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो स्थानीय आतंकवादियों को मदद पहुँचाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हाइड आउट होते हैं जहाँ पर आतंकवादी जंगलों में छिपे होते हैं। टेरेन भी है, हाई टेरेन के अलावा घने जंगल भी हैं जिसमें आतंकवादियों को लाभ मिलता है। स्थानीय आतंकवादी जो यहाँ पर सक्रिय रहते हैं उनके खिलाफ पूरे कश्मीर घाटी में इस समय व्यापक अभियान चलाया गया है। उस व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया कि उसने खाना और अन्य लॉजिस्टिक सप्लाई उसको की थी। उस विशेष हाइड आउट को जब वो दिखाने के लिए जा रहा था तो उसके बाद बिस्वा नदी में कूद गया और तेज बहाव के कारण वो फिर बह गया और डूब गया और मर गया। उसके शव को भी बरामद किया गया है। जितने ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं यहाँ पर, जितने स्लीपर सेल्स हैं, उनकी पहचान, शिनाख्त अच्छे तरीके से की जा चुकी है। पूरी घाटी में पहलगाम की घटना तो एक घटना है, जघन्य है। उसका अंजाम जो है सीमा के अंदर और सीमा के पार रहने वाले पाकिस्तान के षड्यंत्रकारी, इसमें साजिश में शामिल लोग और उसके आका तो भोगेंगे ही। उसके अलावा यहाँ पर सक्रिय आतंकवादियों का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है उसको भी सुरक्षा बल पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई चल रही है। आंचल। अश्विनी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट के बिना इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देना करीबन नामुमकिन है, और जिस तरह से सेना अब अभियान चला रही है, कैसे स्लीपर सेल्स को चिन्हित किया जाए, वो ऑपरेशन किस तरह से मिशन मोड में चलाया जा रहा है। और क्योंकि आप लाल चौक पर खड़े हैं, वहाँ की जो अब आम आवाम है उसका क्या कहना है कि क्योंकि कहीं ना कहीं घाटी में शांति बनी रहे, आवाम भी यही चाहती है। निश्चित तौर से आप ये समझे कि 14 सक्रिय आतंकवादियों की सूची पब्लिक डोमेन में भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है। 10 आतंकवादियों के घर विस्फोट में ध्वस्त हो चुके हैं। घाटी की अगर आवाम की बात करें तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। साल 2019 में जब 370 अनुच्छेद का निरसन हुआ, विलोपन हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर पैराए पे आ गया था। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो यहाँ के व्यापार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो। आप ये समझिए 365 दिनों में 200 से ज़्यादा दिनों तक अगर स्कूल बंद रहते थे तो अभिभावकों की क्या मनोदशा होती थी। जब यहाँ पर बंद और हड़ताल हुआ करते थे, यहाँ पर टूरिस्ट और टूर ऑपरेटर्स की क्या स्थिति होती थी। सारी स्थितियाँ 2019 के बाद पूरी तरीके से बदली और इतनी तेज प्रगति यहाँ पर शुरू हुई कि लोग पूरी तरीके से, उसका ये लाल चौक प्रमाण है कि लाल चौक पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं, जघन्यतम कृत्य है, आतंकवादी कृत्य है। पहले यहाँ के लोग मिलिटेंट और आतंकवादी में फ़र्क किया करते थे। हम लोगों को भी बताते थे कि टेररिस्ट क्यों कहता है मिलिटेंट बोल। यहाँ के लोग टेररिस्ट बोलना शुरू किए हैं। बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ के लोग कैंडल मार्च करिए, यहाँ पर लाल चौक पर बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ पर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेहमान हमारा भाई है, इस तरीके के नारे लगे, बहुत बड़ा बदलाव है। और सबसे बड़ी बात ये खिसियाहट पाकिस्तान की यही है कि 2019 के बाद जितनी तेजी से घाटी में बदलाव की बयार बही, विकास की बयार बही, जितनी तेजी से हर चीज़ें मुख्य धारा में आई, जितनी तेजी से यहाँ के विकास की मुख्य धारा में यहाँ के लोग भी शामिल हुए, जो तेजी से माइंडसेट चेंज हो रहा था हुआ है, उसको लेकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने की कोशिश में कंगाल पाकिस्तान, बेहाल पाकिस्तान, डरा हुआ पाकिस्तान इस तरीके की कार्रवाई कराता है एलईटी के द्वारा। एलईटी के इसमें हाथ है, पूरी दुनिया जानती है। आईएसआई को उसका संरक्षण है, पूरी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री जेल में रहते हैं और बिरयानी आईएसआई के आतंकवादी हाफिज सईद और अन्य आतंकवादी खाते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, दुनिया जानती है। पाकिस्तान कंगाली की हालत में भी अगर इस तरीके के उकसावेपूर्ण हिंसात्मक आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं से उकसावा मिल रहा है। तो इस तरीके की जो स्थितियां बनी है, पाकिस्तान दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश में है, जिसका माकूल जवाब दिया गया है, दिया जाएगा। कल्पनातीत होगा, कमरतोड़ होगा, मुंहतोड़ होगा और निश्चित तौर से अंतिम प्रहार होगा आतंकवाद पर, सीमा के अंदर भी और सीमा के पार भी, और एक बात और कहूंगा, सीमा के परे भी। और सबसे अहम यह है कि जो सब पाकिस्तान ने देखा है और जिस तरह से कल रक्षा मंत्री ने कहा कि
पूरा देश देखेगा जो जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को इतने रोचक तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और क्योंकि अब बात हम कर रहे थे घाटी की, अब आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर कानपुर के चमनगंज इलाके में जूते के कारखाने में बीती रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। हादसे में जूता कारोबारी दानिश, उसकी पत्नी, 3 बेटियां और उन्हें पढ़ाने वाले जो ट्यूशन शिक्षक थे वो भी झुलस गए। वहीं बिल्डिंग में कई ऐसे अन्य लोग थे जिनके फंसे होने की संभावना है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया और एसडीआरएफ की जो टीम है वो राहत और बचाव कार्य में जुटी है। जानकारी के अनुसार अवैध रूप से चलाए जा रहे जूता फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया और इमारत की सभी 5 मंजिलें आग की चपेट में आ गई। हादसे को लेकर एडीसीपी सेंट्रल कानपुर ने बताया कि निकाले गए लोगों को चिकित्सीय प्रक्रिया के लिए अस्पताल भेज दिया गया। साथ ही बिल्डिंग की फिर से तलाशी की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां कोई व्यक्ति फंसा ना हो। अभी तक 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल के भेजा गया है और भेजने के बाद वहाँ पे चिकित्सक द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा। फिर आवश्यक जो कार्रवाई है, चिकित्सकीय कार्रवाई है, वो की जाएगी। अभी ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कोई और भूला भटका व्यक्ति अंदर रह गया हो, शेष रह गया हो। अभी इसको हम दोबारा सर्च कराएंगे। और हमारे संवाददाता रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। रामेंद्र, अगर कानपुर की बात की जाए तो चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर जो है वो प्रसिद्ध है और ऐसे में जिस जूता फैक्ट्री में यह आग लगी, फिलहाल सबसे पहले जानकारी ये कि किन कारणों की वजह से यह आग लगी, क्या इस पर कुछ रोशनी डाल पाएंगे आप? देखिए, चमनगंज वो इलाका है जहाँ जो चमड़े का कारोबार होता है, जहाँ जूते चप्पल का निर्माण किया जाता है और ये बड़ा इलाका है। ये हालांकि मुस्लिम बेल्ट है लेकिन चमड़े के कारोबार से जुड़े हुए बड़े व्यापारी हैं। ये जो फैक्ट्री चल रही थी ये अनाधिकृत रूप से मानी जाएगी क्योंकि इसकी सूचना किसी को नहीं थी। अनाधिकृत रूप से जब शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो बता रहे हैं कि 3 सिलेंडर रखे थे जिसका विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण ये आग बढ़ती चली गई। जो 3rd फ्लोर पर लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया, 4 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन जो परिवार 4th फ्लोर पर रह रहा था वो सारे लोगों की जलकर नष्ट हो गई है। इनमें 5 लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि ट्यूशन जो देने आया था उसकी भी बात है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने 5 लोगों की पुष्टि की है। 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और सुबह 3:30 बजे के आसपास पूरी आग पर काबू पा लिया गया है। दोबारा एक बार फिर प्रशासन चेक करेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं बचा है कि जो आग में जल गया हो या और कोई कारण हो, तो उसको भी देखा जाएगा। जी रामेंद्र, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये 4 मंजिल नुमा घर है और जिन मानकों के आधार पर फैक्ट्रीज का निर्माण होता है, जहां पर फैक्ट्रीज जो हैं वो लगाई जाती है, ऐसा तो लग नहीं रहा इसे देखकर। तो कहीं ना कहीं मानकों की अनदेखी की गई है फैक्ट्री के लिहाज से। देखिए, चमनगंज के इलाके को जो कानपुर को जानते हैं वो जानते हैं कि चप्पल और जूते का जो कारोबार है, जो निर्माण किया जाता है, जो लेदर आता है, वो निर्माण ही छोटे छोटे कारीगर 10-10, 5-5 लोगों को बैठा के उनका निर्माण कराते हैं और ये फैक्ट्रियों को कुछ वापस चला जाता है और कुछ लोकल बाजार में बिकता है। इस तरह की तमाम फैक्ट्रियां चमनगंज में है जो इसी तरीके से अनाधिकृत रूप से चलाई जा रही हैं। उन्हें फैक्ट्री का कोई मानक नहीं पूरा किया जाता है। जब कोई घटना होती है तो ये आवाज उठती है, उसके बाद फिर समाप्त हो जाती है। कारीगर और जो परिवार है वो उन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो फिर धीरे धीरे कारोबार चालू हो जाता है। ये मानक के अनुरूप नहीं था, प्रशासन की जानकारी नहीं थी, फैक्ट्री के रूप में रजिस्टर नहीं था, ये सारी चीजें थी। इसी कारण प्रशासन को थोड़ी मशक्कत हुई। अगर रजिस्टर्ड होता तो पहले जानते कि आग बुझाने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे फैक्ट्री बनाई गई है, वो सारी चीजें तैयार की जाती, तो वो कुछ भी नहीं था असल, जिसके कारण घटना बड़ी हो गई। तो एसडीआरएफ की टीमें अभी भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है। रामेंद्र, क्या अभी भी किसी के फंसे होने की आशंका है? नहीं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, लेकिन जो आग है उस पर काबू पा लिया गया। 5-6 मकान जो आसपास है उनको शिफ्ट कर दिया गया था, लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। एसडीआरएफ की टीमें अभी और सर्च करेंगी कि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि जो बिल्डिंग जो कारखाना था उसमें रह रहा हो और उसकी हो गई हो। तो ये सारा सर्चिंग ऑपरेशन अभी चलाएंगे और क्या क्या नुकसान हुआ, क्या मकान इस लायक बचा है तो उसको रखा जाए या तोड़ा जाए, तमाम ऑपरेशन के तहत देखा जाता है। तो उसकी अभी निशानदेही करेंगे, वो जांच करेंगी। और बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, जिन्हें चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया गया है उनकी क्या हालत है, किस तरह से जो मेडिकल टीम्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं? देखिए, वो पूरा जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरा जिला प्रशासन लगा है और जो 4 लोग रेस्क्यू किए गए हैं
वो स्वस्थ है जिला अस्पताल में, लेकिन जिन 5 लोगों की बात की जा रही है वो जल गए, उनकी डेड बॉडीज निकाली गई हैं। उनको हो सकता है अभी डीएनए वगैरह से चेक किया जाए कि कौन किस परिवार के हैं, क्योंकि उनकी 3 बेटियां और पत्नी, 5 लोगों की जल के मृत हो गई। ये प्रशासन ने इसकी पुष्टि कर दी है। चलिए रामेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो कानपुर की जूता फैक्ट्री जो कि अवैध रूप से चल रही थी, वहाँ भीषण आग लगी, 5 लोग जो हैं उसमें हताहत हुए हैं, अपनी जान गंवाई है। और अभी भी वहाँ पर ये माना जा रहा है कि अगर कोई फंसा हुआ है तो उसके लिए एसडीआरएफ और दमकल की गाड़ियाँ मौजूद हैं। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार भी आकर जानेंगे बहुत सी खबरें और आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और नया सवेरा में बात करते हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड की नई जो तमाम नियुक्तियां थी उस पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था। केंद्र ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा कि ये कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, संसद से पास हुआ, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ, जिससे कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर बात की जाए तो उसने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो कानून के खिलाफ दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें AIMIM सांसद ओवैसी की याचिका भी शामिल है। ये कानून अप्रैल में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया गया। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। इस पर बात करने के लिए विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जिस तरह से इसे लगातार केंद्र सरकार अपने हलफनामे में कह चुकी है कि ये पूर्ण तरह संवैधानिक है, आज जो सुप्रीम सुनवाई होनी है इसमें क्या कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल आंचल, देखिए पिछली सुनवाई पर हमने देखा था कि केंद्र ने ये आग्रह किया था सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर कोई रोक ना लगाई जाए और अपनी तरफ से कोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि फिलहाल कोई भी प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं की जाएगी जिसको वक्फ घोषित किया जा चुका है। अब हमें देखना होगा आज की सुनवाई का सबसे अहम पहलू ये रहेगा कि क्या ये आश्वासन जो कोर्ट को दिया गया था ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि इसी आश्वासन के चलते कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर देकर के ऐसा स्टे नहीं लगाया है इस कानून के क्रियान्वयन पर, बल्कि खुद केंद्र ने कहा है कि अपने जवाब से वो कोर्ट को संतुष्ट करेगा कि क्यों जो यहाँ पर चिंताएं बताई जा रही हैं पिटीशन में या जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो मिसप्लेस्ड हैं। यही बात केंद्र ने अपने हलफनामे में कही कि दोनों सदनों में इस पर व्यापक चर्चा हुई है और जो अभी रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये बताया गया कि 5400 से ज्यादा सरकारी जमीन को भी वक्फ घोषित किया गया। तो 2 बातें यहाँ पर केंद्र की तरफ से की गई हैं कि पहली बात ये किसी भी तरह से कोई अधिकार छीनता नहीं है
मुस्लिम समुदाय का, ये प्रॉपर्टी के बेटर मैनेजमेंट के लिए है, जो कानून का कहीं कहीं दुरुपयोग करके सरकारी जमीन पर कब्जे की जो बातें सामने आती हैं उनको दूर करने के लिए है। और तीसरी बड़ी बात यहाँ पर केंद्र की तरफ से की गई कि जो मैनेजमेंट है वक्फ प्रॉपर्टीज का, वो एक सेक्युलर प्रोसेस है, वो कहीं इस्लामिक कानून की तरह की तहत ही पूरी तरह लागू होगा ये कहना ठीक नहीं है। वक्फ करना जो है वो रिलीजन का पार्ट है, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करना वो एक अलग चीज है। इन दोनों को अलग अलग करके देखने की जरूरत है। विकास, डीएमके ने भी जो हलफनामा है उस पर सवालिया निशान उठाया। हालांकि जो एसजी हैं उनका मानना है कि सभी दलों के मत को, यानी सभी स्टेक होल्डर्स की सुझावों को रखकर ही इस कानून को बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए यही कहा गया कि एक व्यापक चर्चा हुई है इस बिल को। पहले जब लाया गया संसद में तो कुछ आपत्ति थी विपक्षी दलों की, उसके बाद इसको संयुक्त समिति को भेजा गया है। उस पर जो पूरी प्रक्रिया थी जिसके तहत लोगों से सुझाव मांगे गए, लाखों सुझाव मिले हैं, तो ये कहना गलत है कि इस पर व्यापक चर्चा नहीं हुई है या इसको हड़बड़ी में जल्दबाजी से पारित किया गया है। पूरी एक प्रक्रिया को अपनाया गया है जो कि ऐसे संवेदनशील कानूनों के समय को अक्सर केंद्र सरकार अपनाती है, संसद अपनाती है, जिसमें न केवल संसद बल्कि संयुक्त समिति की सिफारिशें, अलग अलग स्टेक होल्डर्स की जो भी सजेशंस हैं उनको शामिल करके पूरे कानून को बना करके पारित किया गया है। इसीलिए याचिकाकर्ता ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ये हड़बड़ी में बनाया गया या गलत इंटेंशन से बनाया गया, ये सारी बातें ठीक नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। अब बात करते हैं इसके बाद संभल जामा मस्जिद मामले की। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। संभल जामा मस्जिद की अगर बात की जाए तो इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में एएसआई की ओर से जो जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया था उसमें समय दिया गया था और मामले की सुनवाई आज के लिए टाली गई थी। दरअसल सिविल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को विवादित मस्जिद परिसर का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण है उसके लिए आदेश दिए थे, जिसे मस्जिद की प्रबंधन समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तो एएसआई आज जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकती है संभल जामा मस्जिद मामले में। और ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग छोड़कर विवादित वजू खाने के एएसआई से सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर होनी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। दरअसल श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों पक्ष वर्तमान में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। हालिया वर्षों में भारत और जापान के बीच रक्षा आदान प्रदान में मजबूती आई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दे पर साझा दृष्टिकोण से भी इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि नवंबर 2024 में लाओ पीडीआर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में 6 महीने के भीतर दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच ये दूसरी बैठक है। और अब बात नोएडा एसटीएफ की, जिसने नीट यूजी परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम कुमार शाह, धर्मपाल सिंह और अनिकेत कुमार के रूप में हुई। इन तीनों पर नोएडा के सेक्टर 3 में ऑफिस बनाकर ठगी करने का आरोप है। आरोपियों के कब्जे से 6 कॉलिंग मोबाइल्स, 4 निजी मोबाइल, छात्रों का डेटा और एक फॉर्च्यूनर कार बरामद हुई है। अगली खबर बिहार से है, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए। एनडीए के साथ महागठबंधन भी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है। एनडीए के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता के बाद गठबंधन ने विधानसभा स्तरीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया। 15 जून से एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के शुरू होने की उम्मीद है। इसमें गांव स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ता भाग लेंगे। सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई पार्टी नेताओं के साथ बैठक में ये निर्णय लिया गया।
वहीं इंडी गठबंधन की कोऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक भी लगातार हो रही है और अभी तक 3 बैठकें हुई। इसमें से 2 तेजस्वी यादव की अगुवाई में हुई हैं। तेजस्वी एनडीए के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को अलग अलग टास्क भी दिया। और बिहार में इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी भी कैंपेन कर रहे हैं। ओवैसी की नजर इस बार बिहार चुनाव में तेजस्वी से बदला लेने की है। दरअसल पिछले चुनाव के बाद आरजेडी ने उनके 4 जीते हुए प्रत्याशियों को तोड़ लिया था। ऐसे में ओवैसी खुलकर बिहार में राजद पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी की नजर बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, चंपारण की कुछ सीटों पर है। खबर यह भी कि उनकी पार्टी बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इससे महागठबंधन में टेंशन बढ़ गई है। और चुनावी अपडेट पर बात करने के लिए मधुरेश इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। मधुरेश, अगर हम राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर वो सरगर्मियां तेज हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए तो चाहे इंडी गठबंधन हो या फिर अगर हम बात करें एनडीए की, दोनों की कोशिश है कि एक आम फॉर्मूला बनाया जाए सीट शेयरिंग को लेकर। हाँ बिल्कुल, जहां तक एनडीए की बात करें तो एनडीए में कई बड़े नेता अभी पिछले महीने बिहार आए थे, बिहार के दौरे पर थे और लगातार उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद किया। इसके बाद कई टास्क भी दिए, जिसका नतीजा है कि अब जो जिलावार संगठन की बैठक है वो शुरू होने वाली है। और ये जो बैठक होगी ये सिर्फ बीजेपी की नहीं होगी, इसमें एनडीए के नेता शामिल होंगे। इसका मतलब है कि बीजेपी के साथ जदयू और जीतन राम मांझी की पार्टी, हम चिराग पासवान की पार्टी के भी नेता शामिल होंगे और सामूहिक रूप से जो कार्यकर्ता होंगे उनको संबोधित किया जाएगा। उनको बताया जाएगा किस तरीके से लोगों तक पहुंच बनानी है, कैसे मैन टू मैन कांटेक्ट को बढ़ाना है ताकि लोगों तक एनडीए गवर्नमेंट की जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है उसकी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके साथ ही उन्हें ये भी बताया जा सके कि आने वाले सालों में जो एनडीए सरकार है उसके क्या लक्ष्य हैं और किस तरीके से अगर बिहार में डबल इंजन की सरकार रहती है तो फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महागठबंधन में अभी भी जो खींचतान की स्थिति है वो जारी है। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की अभी 3 बैठकें हो चुकी है। इसमें से 2 बैठक जो हुई है वो तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि अभी तक न सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सका है और न ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन सीएम फेस मानने को तैयार हो रही है। कल भी एक बैठक का आयोजन किया गया था महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का। इसमें तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि हमें सीएम फेस को प्रोजेक्ट करना चाहिए, इससे जनता में जो महागठबंधन है उसको लेकर के विश्वास बढ़ेगा। लेकिन वाम दल की तरफ से इसको साफ तौर से जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि वाम दल की तरफ से सूत्रों को उसको नकार दिया गया। कहा गया कि अभी सीएम फेस के बारे में कुछ भी फैसला लेना बहुत जल्दबाजी होगी। और इसकी जबकि जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव कर रहे थे। हालांकि इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो उनकी सरकार बीच में बनी थी और उसमें जो लोगों तक फायदा हुआ था उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। मधुरेश, लेकिन इसमें एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव अपने पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के जो तमाम हम कह सकते हैं तरीके होते हैं चुनाव जीतने के, उनको भी कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से अगर कोऑर्डिनेटर कमेटी की बात की जाए जो इंडी गठबंधन की होने वाली है उसमें तेजस्वी को लेकर क्या कोई आम राय बनती हुई दिखती है आपको? नहीं, बिल्कुल ही वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि तेजस्वी को लेकर के अभी तक आम राय नहीं बन पा रही है, क्योंकि जो पार्टी कांग्रेस बिहार में राजद की पॉकेट पार्टी की इमेज में थी, अब वो खुल करके बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। जो बिहार कांग्रेस प्रभारी है कृष्ण अल्लावरू, उनके तेवर बहुत सख्त दिख रहे हैं और इसके कई कारण माने जा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो राजद है वो इस बार कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस को 15 से 20 सीटें चुनाव में दे और इतने पे ही निपटा दे, लेकिन कांग्रेस की मांग, कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था और इस बार जो है वो कम से कम 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में जो सख्त तेवर है वो दिखाना जरूरी था
तेजस्वी को, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि जो आम राय है तेजस्वी को लेकर के अभी तक बन नहीं पा रही है। लेकिन अगर और कृष्णा वरुण जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रभारी हैं एक्चुअली, तो उन्होंने भी साफ कहा है कि बिहार में जो सीएम का चेहरा होना चाहिए, हम किसी दलित को बना सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि बिहार कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो एक दलित फेस है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका इशारा जो था वो उनकी तरफ ही था। तो कहीं ना कहीं एक चीज और बहुत संक्षिप्त में मधुरेश आपसे, क्योंकि अगर हम ओवैसी साहब की बात करें तो कहीं ना कहीं 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की वो बात कर रहे हैं, जिसमें मिथिलांचल, चंपारण का नाम है, सीमांचल का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं वोट कटेंगे। हाँ, निश्चित रूप से इसका सीधा जो नुकसान है वो महागठबंधन को ही होगा, क्योंकि जो राजद है उसका MY समीकरण कहा जाता है, यानी मुस्लिम यादव वोट का समीकरण होता है। और इसमें एक बड़ी सेंधमारी ओवैसी कर सकते हैं। ऐसा ही पिछले चुनाव में भी हुआ था और ओवैसी ने 4-5 सीटें निकाली थी और कई सीटों पर उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया था राजद को। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने ओवैसी को मैनेज करना अभी ज्यादा जरूरी और बड़ा एजेंडा हो गया है। बिल्कुल, बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बिहार के विधानसभा चुनाव से तमाम अपडेट्स हमने आपसे साझा की, लेकिन अब बात करते हैं वेव्स 2025 की, जिसके पहले संस्करण का मुंबई में रविवार को समापन हुआ। इसमें मशहूर कलाकारों और प्रभावशाली जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, उससे लेकर टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स तक उद्योग के हर क्षेत्र से भागीदारी रही। इस आयोजन ने भारत को एक उभरती वैश्विक मीडिया और मनोरंजन महाशक्ति के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री ने वेव समिट के उद्घाटन पर युवाओं से इस रचनात्मक पहल की अगुवाई करने और भारत को एक वैश्विक क्रिएटिव हब बनाने का आह्वान किया। 4 दिवसीय वेव समिट में कॉन्फ्रेंस ट्रैक संवाद सहयोग का प्रमुख केंद्र रहा, जहां दुनिया भर के विचारकों, नीति निर्माताओं और पेशेवरों ने भाग लिया। वेव समिट के दौरान 140 से ज्यादा सत्रों में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया। सिनेमा की दुनिया से चिरंजीवी, मोहनलाल, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, नागार्जुन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अल्लू अर्जुन और शेखर कपूर सहित कई हस्तियों ने मंच साझा किया। वेव समिट के दौरान 40 मास्टर क्लासेस रचनात्मक अभ्यास के लिए आयोजित की गई। इनमें आमिर खान का द आर्ट ऑफ एक्टिंग, फरहान अख्तर का क्राफ्ट ऑफ डायरेक्शन और माइकल लेमैन का इनसाइट्स इनटू फिल्म मेकिंग जैसे जो तमाम सत्र थे वो शामिल रहे। वेव्स के तहत आयोजित वेव्स बाजार में फिल्म, म्यूजिक, रेडियो, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन जैसे क्षेत्रों में कुल 1328 करोड़ रुपए का लेन देन दर्ज किया गया। वेव्स समिट के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने भी 8000 करोड़ से ज्यादा के MOUs पर साइन किए और वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ 1500 करोड़ रुपए के समझौते किए गए हैं। और अब बात मिजाज मौसम से जुड़ी हुई। देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने 6 मई तक पूर्वी और मध्य भारत में गर्ज के साथ तेज हवाएं और बारिश का अनुमान जताया। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक गरज के साथ तेज हवा, ओलावृष्टि, वर्षा होने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आज बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में गरज के साथ तेज हवा चलने और बारिश का भी अनुमान है, जबकि दक्षिण भारत में राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी आसपास के क्षेत्रों में अगले 7 दिनों तक गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड में 8 मई तक मौसम खराब रहेगा। IMD ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी, गढ़वाल, हरिद्वार जैसी जगहों में गरज और तूफानी हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खराब मौसम के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों के जगत में क्या कुछ खास है आपके लिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बारी हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां लेकर हाजिर है हमारे साथ गौरव स्टूडियो में। गौरव, क्या कुछ समेट कर लाए हैं आप अखबार जगत से हमारे दर्शकों के लिए? शुक्रिया आंचल, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। इस सेगमेंट में हम खबरें जो हैं वो तराश कर अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज क्या प्रमुख खबरें हैं जिनमें अखबारों में जो सुर्खियां आज बनती हुई नजर आई हैं। सबसे पहले हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से रक्षा क्षेत्र अब की बार भी किस तरह से उसको और ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीएसएफ की अब जो ताकत है वो बढ़ेगी और 16 नई बटालियनें बीएसएफ को मिलती हुई नजर आएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला सामने आया है और रक्षा क्षेत्र को साफ तौर पर और ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं उसमें और ज्यादा इजाफा हो पाए और रक्षा क्षेत्र किस तरह से और ज्यादा मजबूत हो पाए, इसको लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें अब 16 नई बटालियनें जो है वो बीएसएफ को मिलती हुई नजर आएंगी। दरअसल बीएसएफ के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती हुई जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अधिकारियों के अनुसार 2.7 लाख कर्मियों वाली बीएसएफ ने कुछ वर्ष पहले बढ़ती चुनौतियों और सुरक्षा के तेजी से बदलते हुए परिदृश्य के मद्देनजर 20 से 21 नई बटालियनें गठित करने का प्रस्ताव जो है वो गृह मंत्रालय को भेजा था और केंद्र सरकार औसतः इस पर अब 16 नई बटालियनें जो हैं उस पर गठन पर अब सहमत हो चुकी हैं। तो साफ तौर पर ये एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरता हुआ नजर आएगा और बीएसएफ को और ज्यादा ताकत और शक्ति मिलती हुई नजर आएगी और मजबूती की तरफ रक्षा क्षेत्र जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो वो सीबीएसई छात्रों से जुड़ी हुई है और साफ तौर पर जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई छात्रों के लिए अब जो पुनर्मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो आसान होती हुई नजर आएगी। क्या कुछ इसमें अब की बार रखा गया है वो अब की बार हम देखते हैं। आपको बताते हैं कि इसके तहत सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी परिणाम जारी होने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में मिले अंकों के सत्यापन कराने से पहले मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे में जो भी उसके बाद जो रिजल्ट निकलकर सामने आएगा उसके हिसाब से वो उसका एक बार आकलन भी कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये उनके बेहतर भविष्य के लिए भी साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि पूरे साल जिस तरह से जो छात्र मेहनत करते हैं उसके बाद जब वो अपनी जो एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद जो स्थितियां नजर आती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मार्किंग होती है वो किसी हिसाब से गलत हो जाती है, तो वहां पर ये साफ तौर पर एक बड़े उनके ऑप्शन के तौर पर, एक बड़े विकल्प के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि उससे उनके आने वाले समय के लिए जो बेहतर भविष्य है उसको और वो संवार सकते हैं और निखार सकते हैं। इसके लिए कुछ और भी यहाँ पर अलग अलग जो पैरामीटर्स है वो रखे गए हैं। इसमें मार्क्स का जो वेरिफिकेशन है वो छात्र कर पाएंगे और री इवैल्यूएशन जो है उसके लिए भी वो आवेदन कर पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा उनके आने वाले भविष्य के लिए और किस तरह से वो जो और ज्यादा मार्क्स वो गेन कर सकते हैं। तो कहीं अगर इस तरह का कोई डाउट होता है तो छात्र इसमें आगे बढ़ सकते हैं और इसके लिए तमाम अलग अलग पैरामीटर्स रखे गए हैं। परीक्षा परिणाम के बाद वो आवेदन भी अपना कर सकेंगे और मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने और अंकों के सत्यापन या प्रश्नों के पूरे मूल्यांकन या दोनों के लिए आवेदन करने की जो समय सारणी वो 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित होने के बाद जारी की जाएगी। तो ये अपने आप में सीबीएसई की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें अपना पूरे जो पुनर्मूल्यांकन है वो जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं छात्रों के जो बेहतर भविष्य की ओर और ज़्यादा प्रबल दावेदारी अपनी पेश करती हुई नजर आएगी और छात्र इसमें आगे बढ़कर इसको अगर लगता है तो वो एक बार इसका फिर से री एग्जामिनेशन वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर का अगर हम रुख करें तो स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को तरजीह मिलेगी और ये बात कहाँ की है? राजधानी दिल्ली की है। प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आया है, ऐसे में प्रदूषण से निजात मिलने के लिए तमाम अलग अलग अब हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग नीतियां हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं और सरकार भी इस पर तेज गति से आगे काम करती हुई नजर आ रही है कि प्रदूषण पर ज्यादा से ज्यादा रोकथाम कैसे हो, क्योंकि देश की राजधानी और जैसा हमने देखा हर साल यहां पर जो रिकॉर्ड है वो कायम होते हुए नजर आते हैं। तो AQI संतुलित रहे उसके लिए क्या कुछ है उसके लिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें यहां पर कही है। और ऐसे में जो आयोग गठित किया गया है उस आयोग ने कहा है कि भविष्य में होने वाली वाहनों की खरीद में स्वच्छ ईंधन से संचालित वाहनों को अनिवार्य अब किया जाएगा और इसमें क्या क्या हो सकता है। तो जो तमाम ईंधन उन पर जोर दिया जा रहा है किस तरह से, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, ज्यादा एथनॉल वाले फ्लेक्स फ्यूल वाहन और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन जैसे
स्वच्छ ईंधनों पर चलने वाले वाहनों की अनिवार्य करने का इसमें परामर्श दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो अभी है जिस तरह से जो बसें और ई रिक्शा चलते हुए नजर आते हैं उन पर भी किस तरह से, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से भी अब बसें और जो रिक्शे हैं यानी ऑटो हैं वो अब चलते हुए नजर आएंगे, उसमें भी इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर चेंजेस किए हैं। दिल्ली सरकार अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एक बना रही है और इसके लिए केंद्र सरकार के 100 करोड़ रुपए का आवंटन भी यहाँ पर किया गया है और इसका कैबिनेट नोट बनाकर विभागों को भेज दिया गया है, जिसके बाद से अब इस पर कहीं ना कहीं एक अलग अलग, इसमें हम कह सकते हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स रखे जाएंगे, अलग अलग ऑप्शंस रखे जाएंगे कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और जहां पर बसें अब चलेंगी वहां पर ई रिक्शा नहीं होंगे और इन्हें छोटी सड़कों पर चलाया जाएगा। तो ई रिक्शा अब छोटी सड़कों पर चलेगा और बसों का भी जो पहले का जो हमने देखा था कि जिस हिसाब से बसें थी उसमें भी अब इसको कम करते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर जो फोकस है वो ईवी पर ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन उत्सर्जन है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आएगी। और जो इस तरह की जो अलग अलग जो पैरामीटर्स रखे गए, क्योंकि अभी जो अगर हम कुछ आंकड़े आपके सामने रखें तो सार्वजनिक परिवहन की जो राजधानी में अभी स्थिति है वो 6600 बसें डीटीसी और क्लस्टर में है। 25 लाख से ज़्यादा यात्री जो है वो रोज़ाना बसों में ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे में बसों के अब जो संचालन की जो प्रक्रिया है उस पर अलग अलग यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो रखे गए हैं और इसी के हिसाब से आने वाले समय में प्रदूषण पर लगाम लगती हुई नजर आएगी। अगली खबर का रुख करें तो वायुसेना को एक और कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रूस से अब इग्ला की एस मिसाइल भी उनको मिलती हुई नजर आ रही है। और यह मिसाइल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सेना को हाल ही में रूसी मूल की इग्ला इस जो वायु रक्षा मिसाइलें हैं वो प्राप्त हुई हैं और इस मिसाइलें में आपको बता दें कि बहुत कम दूरी की वायु सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और सेना की हवाई हमलों से रक्षा करने की इसको जो क्षमता है उसको और ज़्यादा ये मजबूत करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा इजाफा जो उसकी मजबूती की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें तो 3300 कंपनियों के नाम आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाएगा कॉर्पोरेट मंत्रालय। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कुछ जो नियम और शर्तें रखी गई थी उसकी अनदेखी की जा रही है, इसलिए 3300 कंपनियों के जो नाम हैं वो आधिकारिक रिकॉर्ड से अब हटाए जा सकते हैं। और इसमें कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं जिसमें 700 से अधिक कंपनियां जो हैं वो महाराष्ट्र की हैं। इसके अलावा दिल्ली में लगभग 500, कर्नाटक में 350 से अधिक और गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक ऐसी कंपनियां हैं जिन पर साफ तौर पर यह गाज जो है वो गिरती हुई नजर आएगी। और इसमें भी कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया लेकिन उसके बाद से कारोबार आगे नहीं बढ़ा और कुछ का कंपनियों का कारोबार कुछ ऐसा है कि जो बीते कुछ समय से चल ही नहीं रहा है। तो इस तरह की जो नॉन परफॉर्मिंग कंपनियां हैं उन पर साफ तौर पर नजर रखी जा रही है और इसीलिए 3300 कंपनियों के नाम पर ये जो आधिकारिक रिकॉर्ड है उससे उन्हें हटाया जा रहा है। तो साफ तौर पर यह कॉर्पोरेट मंत्रालय का एक बड़ा इनिशिएटिव है कि किस तरह से जो कंपनियां हैं जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराया लेकिन उसके बाद आगे काम नहीं कर पा रही हैं और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने नाम रजिस्टर कराने के बाद काम की शुरुआत तो की लेकिन आगे वो नहीं कर पा रही हैं। तो इस तरह से जो तमाम कंपनियां हैं उनको देखा गया है और उन्हीं को रेखांकित करने के बाद उनको कॉर्पोरेट मंत्रालय से अब उनको हटाया जाएगा और इसके लिए एक लंबी सूची अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रदेशों में रखी गई है। और इसी के साथ फिलहाल अखबारों की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। चलिए वापस स्टूडियो अपनी सहयोगी आंचल का रुख करते हैं और उन्हीं के पास चलते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, इतने रोचक और तरीके से तमाम अखबारों की सुर्खियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक समेट कर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अखबारों की दुनिया से आइए अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। पाकिस्तान के बलूच प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फतेह स्क्वाड ने क्वेटा कराची हाईवे को बंद कर दिया और वाहनों को रोक कर ली तलाशी। बीएलए के सदस्यों ने कलात के मोंगोचार बाजार में घुसकर कई सरकारी भवनों में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका व्यापार समझौतों पर चीन सहित कई देशों के साथ बैठक कर रहा है और चीन के साथ उनकी मुख्य प्राथमिकता एक निष्पक्ष व्यापार समझौता सुनिश्चित करने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि यह कदम अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए उठाया जा रहा है। इजरायली सेना और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यमन के हुती बलों द्वारा दागी गई मिसाइल से इजरायल के बैन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया जिसमें कम से कम 8 लोग घायल हुए, नुकसान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और उनके सलाहकारों ने हाल ही के दिनों में रूस और यूक्रेन के बारे में अच्छी चर्चा की। हालांकि ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। मॉस्को में गैस विस्फोट और उसके बाद लगी आग में 2 लोगों की मौत, कई घायल। विस्फोट से एक अपार्टमेंट ब्लॉक क्षतिग्रस्त।
आइए रुक करते अगली खबर का, जो कि कारोबार जगत से जुड़ी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए इटली के मिलान पहुंची। मिलान के मलपेंसा हवाई अड्डे पर भारत के राजदूत और कॉन्सुल जनरल ने उनका स्वागत किया। 7 मई तक चलने वाली इस बैठक में वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो है वो नेतृत्व करेंगी। इस बैठक में एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल, एडीबी सदस्यों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भाग लेंगे। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री इटली, जापान, भूटान के वित्त मंत्रियों के साथ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। इसके अलावा वो वैश्विक थिंक टैंक, व्यापार जगत के नेताओं और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलेंगी। यात्रा के दौरान वो भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगी और बुकोनी विश्वविद्यालय में आर्थिक और जलवायु लचीलेपन में संतुलन विषय पर एक पूर्ण सत्र को भी करेंगे संबोधित। वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत में मॉयल ने अप्रैल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया। इस बात मंत्रालय ने जानकारी दी कि कंपनी ने अप्रैल में रिकॉर्ड 1.62 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.5% ज्यादा है। इसके अलावा खोजपूर्ण कोर ड्रिलिंग से भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अप्रैल में 11,453 मीटर की ड्रिलिंग की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 58% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। मॉयल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने कहा कि अप्रैल में मॉयल का प्रदर्शन आने वाले वर्षों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। संगठन निरंतर विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स में बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रैंकेन और फ्लैंडर्स क्षेत्र के मंत्री राष्ट्रपति मैथियास डिपेंडले के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश और नवाचार में भारत बेल्जियम साझेदारी की मजबूती को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, रक्षा उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच दोनों पक्षों ने पारस्परिक समृद्धि, मजबूत आर्थिक सहयोग के साथ दृष्टिकोण को दोहराया। साथ ही बैठक में यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति की भी समीक्षा की गई। देखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के भव्य उद्घाटन के साथ ही स्पर्धाओं की शुरुआत हो चुकी है। ये गेम्स बिहार और राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं। आज वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, गतका, मलखम्ब, तीरंदाजी, फुटबॉल में खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। वहीं जूडो, स्विमिंग और शूटिंग में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे, जबकि एथलेटिक्स 12 मई से शुरू होंगे। हॉकी 7 से 13 मई तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएंगी। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में देश भर से 10,000 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ का दल बिहार पहुंचा। ये प्रतियोगिताएं बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगी, जबकि 3 स्पर्धाएं शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। और सुशील खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशील कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी खिलेगा इंडिया, और जिस तरह से बिहार में इन यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, खिलाड़ियों के लिए एक स्वर्णिम मौका अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का। जी बिल्कुल आंचल, खेलोगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया, ये पीएम मोदी का ये द्वारा दी गई ये लाइनें इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साकार होती नजर आ रही हैं। युवा खिलाड़ी पूरे देश भर से बिहार पहुंचे हैं और जिस तरह से एक भव्य उद्घाटन हुआ इन खेलों का और जिस तरह से खिलाड़ियों ने जो है अपना एक इंटरेस्ट जाहिर किया है, खिलाड़ियों में उत्साह का संचार साफ नजर आ रहा है। अगर आज की बात करें तो आज आज के मुकाबलों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, जूडो, गतका और इसके अलावा जो है स्विमिंग की जैसी प्रतियोगिताएं जो है आयोजित होंगी। 3 जो है खेल पदक के लिए होंगे, जिसमें स्विमिंग, शूटिंग और जूडो शामिल है। इसमें खिलाड़ी पदक के लिए मैदान पर उतरेंगे। तो हम कह सकते हैं कि खिलाड़ी भी जो है पूरी तरह से तैयार हैं अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ की तैयारियों को लेके तो तैयारी भी दुरुस्त है।
हर स्टेडियम को, हर खेल एरेना को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरह तैयार किया गया है, ताकि खिलाड़ियों को एक बड़ा अनुभव खिलाड़ी लेकर जाए, अपने खेल को जो है एक स्तर देकर जाएं। अगर हम बात करें 5 शहरों की, तो अलग अलग स्थानों पर आंचल जो है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। तीरंदाजी जो है भागलपुर में है, जबकि एथलेटिक्स जो है पटना में है। तो हम कह सकते हैं कि एक उच्च स्तर की सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही हैं, इनके रहने से लेकर के खाने पीने, इनके एकोमोडेशन की, चाहे हर चीज की। वहीं अगर हम बात करें कल पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि खिलाड़ियों को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो खेलो इंडिया की जो स्कीम है 2018 में जब शुरू हुई, तो उम्मीद यही जताई जा रही थी कि खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है अनुभव लेकर के, और बहुत चीज सुशील मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिल्कुल उम्मीदों के साथ आगे बढ़े। ताकि सुशील एक चीज आपसे और समझना चाहूंगी, क्योंकि खिलाड़ी बनते नहीं, उन्हें बनाना पड़ता है, और ऐसे में कई अनकन्वेंशनल खेल भी इस बार शामिल किए गए। मलखम्ब की बात की जाए, आप बात की जाए गतका की, ये जो अनकन्वेंशनल खेल है, इसको लेकर किस तरह का उत्साह है खिलाड़ियों के बीच? बिल्कुल आंचल, देखिए ये जो खेलो इंडिया का मंच है, इसमें एक ओलंपिक में जो खेल खेले जाते हैं वो तो है ही, उसमें हमारे खिलाड़ी पहले से ही बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका जो है रिजल्ट भी हमारे सामने आया है। वहीं सरकार की कोशिश है कि जो हमारे स्वदेशी खेल हैं, जो भारतीय खेल हैं, जैसे मलखम्ब की बात की आपने, योगासन है, कलारीपयट्टू है, उसके अलावा जो है योगासन की बात की आपने, तो ये खेल जो है कहीं ना कहीं इस मंच पर एक नए तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी भी इसके लिए उत्साहित हैं। हमने देखा कि योगासन अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लगभग 10-15 दिन पहले योगासन एशियन चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये खेलो इंडिया का ही जो है एक नतीजा है, जो कि योगासन आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोग जान रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें मलखम्ब की, मलखम्ब के बारे में लोग आज जानने लगे हैं। मलखम्ब में जो करतब का जो इस्तेमाल खिलाड़ी करते हैं, सबको रोमांचित करती हैं। वहीं अगर अन्य खेलों की भी अगर हम बात करें, गतका है, कलारीपयट्टू है, ये सब खेल जमीनी स्तर से उठकर आज राष्ट्रीय मंच पर आए हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, कॉमनवेल्थ है, चाहे एशियन गेम्स तो जमीनी स्तर से उठने वाले ये खेल कैसे वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बनाएंगे, और खेलो इंडिया ने इन्हें कहीं ना कहीं बहुत अहम धार दी है। अब तो लगातार ये खेल चलते रहेंगे और आपसे लगातार हम इस तरह से बात करते रहेंगे सुशील, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर बात की जाए, जिनका आयोजन बिहार और दिल्ली में किया जा रहा है, इसमें यूथ परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, तमाम अन्य तरह के खेल। और नया सवेरा में आइए अब बात करते हैं कि क्या है मौसम आपके शहर में। और नया सवेरे में वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा वेन्ना झील पर लेजर और ड्रोन शो की इन मनमोहक तस्वीरों के साथ आप इन तस्वीरों का उठाइए लुत्फ, लीजिए आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।